Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर, जो आप अब अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़े। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत ही अच्छा यूज़ निकोलस टेस्ला ने किया था अल्टरनेटिंग जनरेटर बना करके। अल्टरनेटिंग करंट को पैदा करने वाला जनरेटर टेस्ला ने बना करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बहुत ही अच्छे से यूज करा। आइए हम लोग देखते हैं एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटिंग करंट को पैदा करने वाला जनरेटर। एसी जनरेटर। अब ये जो एसी जनरेटर है, इसमें कॉइल का रोटेशन होता है एंड सो इसके प्रॉब्लम को पूछने का एक ये तरीका होता है, रोटेशन ऑफ अ कॉइल। कभी रोटेशन ऑफ अ कॉइल, रोटेशन ऑफ अ लूप, कॉइल है लूप भी बोल सकते हैं प्रॉब्लम में, तो रोटेशन ऑफ लूप, रोटेशन ऑफ कॉइल बोल करके प्रॉब्लम आवेगा, तो वहाँ पर आप समझेंगे एसी जनरेटर का प्रॉब्लम। अब आइए, क्या है एसी जनरेटर? पहले हम इसका प्रिंसिपल लेंगे। जैसा कि आपको पता है, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट, कोई भी जो डिवाइस हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम उसका प्रिंसिपल देते हैं। तो जो एसी जनरेटर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। ये इसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए जाते हैं बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए लिख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन द principle that mechanical energy in it मतलब AC जनरेटर, in it is converted into electrical energy by electromagnetic induction, by electromagnetic इंडक्शन यानी EMI जो लिखते आ रहे हैं हम लोग, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, ये है इसके प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, या बोलिए इट इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन इट। जो इसमें मैकेनिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन होता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसमें हमें मदद कौन करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मैकेनिकल एनर्जी इन इट, इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होते हैं इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बेसिक यही हो गया। अब मैकेनिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है उसको देखेंगे हम लोग वर्किंग के थ्रू। अब इसके पार्ट्स, इसके कंस्ट्रक्शन क्या हैं? आइए देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। समझते भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे हम लोग। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको आर्मेचर बोला जाता है, रेक्टेंगुलर कॉइल।
अब इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, मेनी टर्न्स। रेक्टेंगुलर कॉइल है, इट हैज मेनी टर्न्स। चलिए लिखते चलिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल को जनरली आर्मेचर बोला जाता है, जनरेटर में इसको आर्मेचर बोलते हैं। ऑफ मेनी टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स होते हैं। कुछ इसका मैं नाम रख देता हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये जो कॉइल है आर्मेचर, ए बी सी डी कॉइल। अब बहुत सारे टर्न्स हैं इसमें, ये जनरेटर का पहला पार्ट हो गया। अब ये जो ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये जुड़े होते हैं मेटल के रिंग से। ये मेटल का रिंग है। जो मेटल रिंग है, इसकी जो एक्सिस है, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा यहाँ पर, जिसके अबाउट रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट कराए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। ठीक है, इसको मैं R1 बोल रहा हूँ। R1 इज वन स्लिप रिंग। और दूसरा एंड, एक एंड जनरेटर की कॉइल का एक स्लिप रिंग से जुड़े हुए हैं। जो दूसरे एंड है कॉइल का, ये एंड ऐसे ऊपर से आ रहा है, ऐसे ऊपर से आ रहा है। और यहाँ पर एक दूसरा स्लिप रिंग है, ये है एक दूसरा स्लिप रिंग्स। रिंग बनाएंगे, अच्छे से रिंग बना दें, या बिल्कुल सेम साइज का बना देंगे रिंग। ये सेंटर में, कोशिश करेंगे सेंटर में आ जाए, थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये दूसरी रिंग है, इसके साथ में जो कॉइल है, इसके दूसरे एंड जॉइंट हैं। इसको मैं R2 बोल दे रहा हूँ, R2। चलिए मेंशन कर दीजिए, टू एंड्स ऑफ द कॉइल, या आर्मेचर कहिए। टू एंड्स ऑफ द कॉइल, टू एंड्स ऑफ आर्मेचर आर कनेक्टेड विथ metal rings R1 and R2। अब ये जो मेटल रिंग्स हैं, ये मेटल रिंग्स कंटिन्यूअसली टच करता है दो छोटे छोटे कंडक्टिंग मटेरियल के पीसेस। कार्बन के भी होते हैं, मेटल का भी होता है। तो ये दो छोटे छोटे जो हैं पीसेस हैं, जो कि फिक्स होता है। इसको ब्रसेज कहते हैं। मैं इसको बोल दे रहा हूँ B1 और इसको बोल दे रहा हूँ B2। ठीक है, B1 B2, दीज आर कॉल्ड ब्रसेज। ये कंडक्टिंग मटेरियल के छोटे छोटे पीसेज हैं, जिसको कंटिन्यूअसली ये रिंग टच करता रहता है। मेंशन कर दीजिए, टू ब्रसेज, ये जो हैं पीसेस, टुकड़े हैं, ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, या फिर मेटल बोलिए, कार्बन भी बोल सकते हैं, जनरली कार्बन के होते हैं। कंटिन्यूअसली टच द स्लिप रिंग्स, जो स्लिप रिंग्स हैं R1 R2। ठीक है, मेटल रिंग्स, इसको स्लिप रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, मेटल रिंग्स R1 R2 कॉल्ड स्लिप रिंग्स, इसको स्लिप रिंग्स कहते हैं। या चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, मेटल स्लिप रिंग्स, जो रिंग्स हैं उसको स्लिप रिंग्स बोलते हैं। सीधे भी स्लिप रिंग्स बोल सकते हैं। चलिए, अब ये जो आर्मेचर है, कॉइल है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराना होता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स के बीच में रखा जाता है आर्मेचर को। ये जो कॉइल है, दिस कॉइल इज बिटवीन द टू पोल्स। ये मैंने एन ले लिया, एस ले लिया, या कोई इधर एस की इधर एन लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन एक मैं ड्रॉ कर लेता हूं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन होगा। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर यूनिफॉर्म होते हैं, बहुत सारे लाइन नहीं ड्रॉ करके, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख दे रहा हूँ बी। अब ये जो बी है यूनिफॉर्म है, इस पूरे कॉइल के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मेंशन कर दीजिए। द कॉइल rotates in a uniform magnetic field be produced by poles N and S of a strong मैग्नेट, या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, या सीधे भी मैग्नेट बोल सकते हैं, मैग्नेट। ठीक है, कॉइल रोटेट करता है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बहुत सारे लाइंस नहीं लिए हैं, एक लाइन दिखा लिए हैं। अब करंट सप्लाई करने के लिए कहाँ से रास्ते होते हैं, तो ये रास्ता यहाँ से होता है, ये है, ये वायर है, ये टर्मिनल हो गया, यहीं से सर्किट में जोड़ा जाता है। ये इस तरह का, ये वायर का, जस्ट एक वायर का ये शेप दिखाया गया है, ये वायर है, मान के चलिए ये वायर है, जिससे कि आगे सर्किट में कनेक्शन करते हैं। जो इन दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को सर्किट में ज्वाइन कर देते हैं, तो सर्किट में करंट चला जाता है। तो मेंशन कर दीजिए टर्मिनल्स, ऐसे मैं इसको नाम दे देता हूँ, टर्मिनल्स को T1 T2 नाम दे देता हूँ, टर्मिनल्स T1 एंड T2 टू सप्लाई करंट आर connected with brushes B1 and B2 से कनेक्टेड होते हैं। टर्मिनल हो गया, ये वायर है, ये वायर है, कोई कॉइल नहीं है, ये वायर है, ये भी वायर है। ठीक है, ये वायर इस तरह का दिखाते हैं लोग। अब इसको आगे कनेक्शन करते हैं सर्किट में जहाँ भी करंट सप्लाई करना होता है। तो ये है बच्चों कंस्ट्रक्शन। आइए देखते हैं इसकी वर्किंग, कैसे अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में आता है, करंट अल्टरनेटिंग करंट, अब ये अल्टरनेटिंग करंट इसी जनरेटर से पैदा होते हैं। तब इसमें जो रिंग्स हैं, इसके सेंटर से जाता हुआ ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये जो आर्मेचर है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको रोटेट कराते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इसको रोटेट कराते हैं। तो आइए यही वर्किंग होगा इसका, वर्किंग। लेट द कॉइल या कहिए आर्मेचर, कॉइल का नाम हम लोग रख लिए हैं ABCD, ये कॉइल है हमारा। लेट द कॉइल ऑफ एरिया A, जो कॉइल है, इस कॉइल की जो एरिया है, इस एरिया को A सपोज कर लिए हम लोग, कॉइल ऑफ एरिया A हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए कॉइल में जो मेनी टर्न्स हैं, तो टर्न की गिनती को n ले लिया। हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n इज रोटेटेड। अब कॉइल को रोटेट कराते हैं बाय
एक्सटर्नल एजेंसी। अब बच्चों एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब कोई मोटर लगा करके, ये शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट जो है उसके ऊपर ये रिंग होते हैं, तो एक मोटर लगा करके इस शाफ्ट को ऐसे रोटेट कराते हैं तो ये कॉइल भी ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, तो भाई एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से, बाहरी मदद से कॉइल को रोटेट कराए जाते हैं, कोई मोटर की मदद से कॉइल को रोटेट कराए जाते हैं। ठीक है, तो इज रोटेटेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एस्पेड ओमेगा एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी इनिशियल टाइम पर। एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल makes angle theta equal to 0 degree and at any instant of time t, at any instant of time t, small time t, at any instant of time t, angle between b वेक्टर, यानी कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारा b वेक्टर, एंड a वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर, जो हम लोगों ने लिख लिया a वेक्टर यानी एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल, कॉइल की जो एरिया वेक्टर यानी कॉइल की एरिया को वेक्टर ले लीजिए। जैसा कि आपने पढ़ा है कि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो कॉइल के प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है ये एरिया वेक्टर इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाता है। t0 मतलब इनिशियल टाइम, ठीक है, एट इनिशियल टाइम, एट टाइम t0 मतलब इनिशियल टाइम 0, शुरुआत की टाइम में जो एरिया वेक्टर है 0 डिग्री का एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, और एनी टाइम t पर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज थीटा। देन अब देखिए बच्चों, जैसा कि रोटेशनल मोशन में आप पढ़े हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, तो फिर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ओमेगा टी। अब इस समय जो है हमारे कॉइल से, जो ABCD कॉइल है, इस कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है निकाल लीजिए और फैराडे लॉ ऑफ EMI लगा दीजिए, बस यही है वर्किंग इसका। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लें। एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम t, अब ये जो टाइम t है, इस टाइम t पर मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको फाई सबस्क्रिप्ट भी लिख लेते हैं, ओनली फाई भी लोग लिखते हैं फिजिक्स में, सिंबल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फाई लिखें फाई भी लिखें, दोनों ठीक हैं। एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम t, इस समय t टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई b थ्रू द कॉइल इज, अब देखिए क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई b, नंबर ऑफ टर्न n, b a cos थीटा, जैसा कि याद होगा 1 टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स b a cos थीटा, n टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या बहुत लोग पहले 1 टर्न के लिए अपना EMF निकाल लेते हैं और फिर बाद में n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में से आपको जो मर्जी हो कर सकते हैं। नाउ दिस इज n b a cos ओमेगा t, इक्वेशन 1। अब देखिए बच्चों, जब कॉइल रोटेट करेगा, फाई हो गया टाइम का फंक्शन, फाई टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टाइम पर डिपेंडेंट है, तो कॉइल रोटेट करेगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, टाइम बढ़ते जाएंगे, तो फिर ओमेगा टी भी बढ़ेगा, कॉस थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो फाई का वैल्यू चेंज होगा।
अब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होंगे, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएंगे। तो निकाल लीजिए, यहीं ईएमएफ निकालना पर्पस हमारा है यहाँ पर। तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, हैंस मैग्नेटिक फ्लक्स phi b will change with time as the coil rotates. So induced EMF, अब इंड्यूस्ड EMF को मैं एप्सिलॉन लिख देता हूँ, ई भी लिखते हैं लोग, स्मॉल ई से भी डिनोट करते हैं, यहाँ भी कैपिटल भी यूज करते हैं लोग, कोई भी एक सिंबल आप यूज कर सकते हैं। सो इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू EMI in the coil is given by Faraday's law of EMI। ठीक है, अब कहेंगे क्या फैराडे सेकंड लॉ लिखना चाहिए? फैराडे के लॉ में फर्स्ट सेकंड नहीं है, कोई बोल भी देते हैं बाय फैराडे सेकंड लॉ, वो भी ठीक है, ओनली फैराडे लॉ आप बोल दीजिए, क्योंकि मैथमेटिकल लॉ एक ही है फैराडे का जो आप लोग लिखने जा रहे हैं हम लोग। फिर इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन dt कर दिया। अब रखिए यहाँ पर इसको, तो नाउ दिस इक्वल टू n कांस्टेंट b कांस्टेंट e कांस्टेंट d cos ओमेगा t अपॉन dt। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, जैसा कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं ऐसा डिफरेंशिएशन, फिर भी मैं थोड़ा बेसिक से कर दे रहा हूं। NBA, अब d cos ओमेगा t को थीटा बोल लीजिए, तो d cos थीटा तो अपॉन d थीटा होना चाहिए, तो लिख लीजिए d cos ओमेगा t यानी d cos थीटा। अब ये थीटा है ओमेगा t, तो बाई d थीटा लिखेंगे, तो d ओमेगा t। अब देखिए एक्स्ट्रा टर्म हो गया तो मल्टीप्लाई ले लीजिए, d ओमेगा t अपॉन dt या फिर कोई जैसे फॉर्मूला याद करते हैं साइन x cos x करके, तो d cos x ओमेगा t को मन ही मन x सपोज कर लीजिए, तो d cos x तो अपॉन dx होना चाहिए। अब ये dx एक्स्ट्रा टर्म हो जाएगा, यहाँ नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म हुआ तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, और फिर नीचे जो टर्म है पहले से रख लीजिए। ये डिफरेंशिएशन का बहुत ही आसान तरीका दिखा दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आप लोग चेन रूल वगैरह सीखे होंगे कैलकुलस में तो उससे कर लीजिए। तो नाउ अब ये हो गया यहाँ से, दिस इक्वल टू माइनस एन बी ए डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, बाहर निकालिए डी के बाहर, तो क्या बचेगा dt अपॉन dt 1 हो जाएंगे। चलिए अब इसको शुरू में लिख लेते हैं, एंड सो EMF इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखिए बच्चों, ये इंड्यूस्ड EMF का इक्वेशन आया है कहाँ? कॉइल में। अब जिस किसी सर्किट में हमें करंट भेजना होगा, हम इन दोनों टर्मिनल जो जनरेटर का है इसको लगा देंगे, तो दोनों एंड जो कॉइल का है वो रिंग ब्रश से अटैच में है, टच में है, दूसरा एंड जो है कॉइल का वो भी रिंग ब्रश के थ्रू टर्मिनल से अटैच्ड है। एंड सो जो कॉइल है इसके दोनों एंड दो टर्मिनल T1 T2 से अटैच्ड हैं, तो यदि सर्किट में ज्वाइन कर देंगे T1 T2 ये टर्मिनल्स को, तो वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा सर्किट में, तो करंट अप्लाई हो जाएंगे, करंट चलने लगेंगे आउटर सर्किट में। तो आइए अब थोड़ा सा इसमें हम लोग एक बात और कर लें, क्या
कि इसका वैल्यू मैक्सिमम के लिए बात करते हैं तो साइन ओमेगा टी, इफ साइन ओमेगा टी इक्वल टू ±1 then induced EMF is, अब ये जो इंड्यूस्ड EMF है, यदि साइन का वैल्यू 1 हो गया तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, ये हो जाएंगे प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम, देन इंड्यूस्ड EMF इज मैक्सिमम। अब आप कहेंगे -1 लेंगे फिर भी मैक्सिमम, तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं साइन थीटा का फंक्शन आ चुका है EMF। साइन थीटा का जब फंक्शन होता है, आपने SHM पढ़ा है, तो फिर वहां पर आगे और पीछे दोनों तरफ मेन पोजीशन से आगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और पीछे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दोनों को एक वर्ड में एम्पलीट्यूड कहते हैं। एंड सो साइन ओमेगा टी लेंगे +1 होगा, वैल्यू NAB ओमेगा, NBA ओमेगा, ये मैक्सिमम, और जब आप -1 लेंगे तो फिर वैल्यू होगा NBA ओमेगा, फिर से मैक्सिमम, माइनस साइन बताता है डायरेक्शन वोल्टेज का अपोजिट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइनस लगने से मिनिमम नहीं समझ लेंगे हम लोग। यहाँ पर साइन थीटा, साइन का फंक्शन यदि साइनोसॉइडल हो गया कोई तो +1 पर भी मैक्सिमम होगा वैल्यू इतना, और -1 पर भी मैक्सिमम होगा वैल्यू इतना। तो फिर देन इंड्यूस्ड EMF इज मैक्सिमम गिवन बाय इक्वेशन 2 से। अब ये जो E है इसको मैं मैक्स से डिनोट कर रहा हूँ, NBA ओमेगा, साइन की वैल्यू 1 ले लिए, मैक्सिमम हो गया। अब इसको जनरली लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, नोट सिंबल लगा करके, और इसको एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज कहते हैं। अब ये एम्पलीट्यूड वर्ड क्यों, मैं आगे फिर बोलूँगा, बताऊँगा आपको। तो इसको E नोट से डिनोट करते हैं जनरली लोग, EM से भी डिनोट करते हैं, VM से भी डिनोट करते हैं, मैं लिख देता हूँ, और एप्सिलॉन M, और कोई इसको स्मॉल e लेते हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पर E नोट लिख लेते हैं मैक्सिमम EMF को, कोई इसी को V मतलब वोल्टेज M लगा लेते हैं। तो इसमें से कोई भी सिंबल यूज हो सकता है। अब हम लोग इसको थोड़ा याद भी रखेंगे, कभी हमसे पूछा गया कि व्हेन अ कॉइल रोटेट्स, या कॉइल का कुछ पार्ट भी यदि रोटेट करा दिया, कोई पूरा लूप हो या लूप का कुछ पार्ट हो रोटेट करा दे कभी, तो समझ जाइएगा कि रोटेशन ऑफ कॉइल का हमारा प्रॉब्लम हो गया। तो जो कुछ हम इक्वेशन निकाल रहे हैं इसी को यूज करना है। तो मैक्सिमम EMF, मैक्सिमम वोल्टेज विल बी NBA ओमेगा। अब शॉर्ट करने के लिए इक्वेशन को इसको रख दीजिए यहां पर। तो बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन का साइज छोटा कर देते हैं। चैप्टर 7 में AC का अल्टरनेटिंग करंट का डिटेल स्टडी है। यहां पर हम लोग जनरेटर से अल्टरनेटिंग करंट निकालना सीख रहे हैं। तो फिर बाय इक्वेशन 2 से दिस इज इक्वल टू NBA ओमेगा के जगह पर एप्सिलॉन नोट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू भी बोलते हैं इसको, साइन ओमेगा टी। चलिए बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 3 एंड यही है फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बता दें कि इट इज साइनोसॉइडल का मतलब होता है फंक्शन ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा पे डिपेंडेंट को साइनोसॉइडल कहते हैं। और साइनोसॉइडल मोशन जो होता है, जो आप पढ़े हैं SHM में, y इक्वल टू A साइन ओमेगा t, तो SHM होगा। तो इट इज साइनोसॉइडल, सो its direction changes, its directions change alternatively
अल्टरनेटिवली इसकी डायरेक्शन जो है अल्टरनेटिवली चेंज होगा, मतलब कि एक बार होगा साइन पॉजिटिव, वन रोटेशन में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव भी होंगे, साइन 90 डिग्री +1 होगा, साइन 270 डिग्री -1 होगा। तो फिर पॉजिटिव जब होगा तो ईएमएफ एक डायरेक्शन में होगा, जब नेगेटिव होगा तो ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से अल्टरनेटिवली मतलब एक बार पॉजिटिव होगा साइन, तो फिर साइन नेगेटिव होगा, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ एक बार होगा एक डायरेक्शन में, देन होगा फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए सीधा उल्टा डायरेक्शन बदलते रहते हैं इस वोल्टेज का, इस ईएमएफ का, इसीलिए इसको नाम दिया गया अल्टरनेटिंग। और आप याद भी रखिए आज से कि यदि साइन थीटा का फंक्शन है कोई, साइन ओमेगा टी का फंक्शन यदि है कोई, तो फिर उसकी डायरेक्शन अल्टरनेटिवली आगे पीछे बदलेंगे तो नाम पड़ जाएगा अल्टरनेटिंग। तो इस डायरेक्शन चेंज अल्टरनेटिवली, पीरियोडिकली भी लोग बोलते हैं, पीरियोडिकली यानी सर्टेन टाइम पीरियड पर डायरेक्शन जो है चेंज होते रहते हैं। सो इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, या फिर शॉर्ट में इसको लोग एसी वोल्टेज भी बोलते हैं, एसी वोल्टेज। अब बच्चों टाइम टी पर ये वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, एनी टाइम टी पर ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मतलब कि दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब यदि ये हमारा कॉइल और जिस सर्किट से हम कॉइल को ज्वाइन करते हैं, यदि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हुआ, आगे इसके डिस्कशन होगा अगला चैप्टर में, यदि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हुआ मतलब क्या, इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्शन बहुत कम होता है, यदि प्योर इंडक्टर यदि हो गया कहीं तो प्योर इंडक्टर में एल बड़ा होता है, प्योर रेजिस्टर हो गया यदि तो उसमें रेजिस्टेंस बड़ा होता है। तो यदि हमारा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक है ना, सेल्फ इंडक्शन का चांस बहुत कम है यदि, तो ऐसी हालत में हम लोग करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर connected with the generator, with the AC generator, with the generator मतलब AC generator, with the AC generator, current को I लिख रहे हैं, is, तो यदि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें कि सेल्फ इंडक्शन बहुत कम होने वाला है, तो ऐसे सर्किट में रेजिस्टेंस जहां पर डोमिनेंट होते हैं, ऐसे सर्किट में I इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम में कभी ये लिखा रहेगा कभी नहीं लिखा रहेगा, ठीक है ना, कभी आपको सीधे रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा और कहेगा करंट निकालो, तो आप मान के चलेंगे कि जब रेजिस्टेंस दे दिया और करंट मांग रहा है तो डेफिनेटली वहां पर हमें ओनली रेजिस्टेंस लेना होगा, ठीक है। आप मान के चलेंगे उसको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जिसके पास में रेजिस्टेंस आर होगा, ठीक है, वहां पर एल का यूज नहीं करेंगे, सेल्फ इंडक्शन को यूज नहीं करेंगे हम प्रॉब्लम में। नाउ दिस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब देखिए ये है मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट हो गया, तो फिर I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब कहेंगे बच्चों यदि इंडक्टर हो गया तो क्या होगा, फिर कैपेसिटर भी लगेगा, तो ये सब अगली चैप्टर में, चैप्टर 7 में हम लोग करेंगे इस सब काम को। अभी करंट को पहचान रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट को पहचान रहे हैं,
तब जैसा कि देख रहे हैं ये भी साइनोसॉइडल हो गया, मतलब क्या, इसकी डायरेक्शन करंट का बदलेंगे पीरियोडिकली, मतलब कि एक सर्टेन टाइम पीरियड पर डायरेक्शन सीधा उल्टा इसका भी होगा, साइन थीटा का फंक्शन हो गया। एंड सो दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, इट इज साइनोसॉइडल that is the current, ब्रैकेट लिख लें I, ये जो I है is alternating current, यानी कि AC। आइए बच्चों, हम लोग बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक लिखते हैं, ऐसे थोड़ा सा यदि इसको आप आगे बढ़ा दीजिए यहाँ तक तो और अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ तक लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में। अब ये जो हम लोगों ने AC का, अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो इक्वेशन निकाला है, अब इस इक्वेशन में जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स का अब हम नेमिंग करेंगे, टर्म को पहचानेंगे। जो प्रॉब्लम्स में जब आएंगे टर्म्स लिख करके तो हम इन टर्म्स को पहचानेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। AC जनरेटर का काम पूरा हो गया है। अच्छा, एक बात यहाँ पर, ऐसे तो आप एप्सिलॉन नोट जान चुके हैं, बाय आर करेंगे I नोट हो जाएगा, फिर भी थोड़ा इस इक्वेशन के नीचे में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। क्या I नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो देखे हैं, क्या आया है NBA ओमेगा, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, मैक्सिमम जो EMF है इसकी वैल्यू अपॉन R लिख लीजिए, ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया जिससे I नोट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 के नीचे लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं टर्म्स इन AC वोल्टेज एंड AC। अब देखिए AC वोल्टेज, ये कॉमन वर्ड है, जनरली लिखा होता है प्रॉब्लम में। AC वोल्टेज कहे तो आप ये इक्वेशन समझ जाएंगे। AC अल्टरनेटिंग करंट बोले तो आप ये इक्वेशन समझेंगे। लेकिन बच्चों आगे टॉपिक और डिस्कस होने वाला है। यदि प्योर रेजिस्टेंस है तब तो फिर करंट का यही इक्वेशन होगा, नहीं यदि इंडक्टर लग गया, कैपेसिटर लग गया तो यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, और इसमें कंडीशन अप्लाइड है, प्योर रजिस्टर में होता है ये इक्वेशन। तो आइए, अब सबसे पहला टर्म है एप्सिलॉन नोट। हमने देखा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ AC वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग EMF। AC वोल्टेज और अल्टरनेटिंग EMF भी बोलते हैं लोग। उसी तरह से I नोट को क्या बोलेंगे आप, I नोट ये मैक्सिमम करंट हो गया, तो मैक्सिमम करंट को भी एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट। ओमेगा T को कहते हैं फेज एंगल ऑफ AC, फेज एंगल ऑफ AC। और अब बच्चों हम लोग AC बोल देंगे तो हम दोनों समझ लेंगे, AC वोल्टेज और AC अल्टरनेटिंग करंट दोनों को समझेंगे एक बार में AC लिख देने से, ठीक है, क्योंकि दो बार लिखने से बढ़िया है एक बार में हम लोग समझ लें। तो ओमेगा T जो एंगल देख रहे हैं साइन कॉस के साथ, इस एंगल को नाम दिया गया है फेज एंगल। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े होंगे, याद करिए। इन SHM में पढ़े थे y इक्वल टू A साइन ओमेगा T। इससे कंपेयर करिए अपने इन दोनों इक्वेशन को, SHM में डिस्प्लेसमेंट y की इक्वेशन से कंपेयर करिए, तो ये हुआ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। फिर A एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एनी वन डायरेक्शन, साइन ओमेगा T में ओमेगा T इज फेज एंगल। लोग x के फॉर्म में भी लिखते हैं, SHM पढ़े हैं आप, x इक्वल टू A कॉस ओमेगा T, ये भी लिखते हैं लोग, बट हम लोग साइनोसॉइडल ले रहे हैं, साइन के टर्म में ले रहे हैं। ऐसे साइन और कोसाइन दोनों को एक वर्ड में साइनोसॉइडल बोला जाता है।
दोनों का नेचर एक ही जैसा है। चलिए अगला चैप्टर में हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब ओमेगा टी में जो फेज एंगल है, तो फेज एंगल ओमेगा टी साइन के साथ में जो लगा हुआ एंगल है ये फेज एंगल है। इसमें जो ओमेगा है, इस ओमेगा को एसी के लिए ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। और बच्चों जैसा कि आपने देखा ओमेगा हम लोग जो लिए हैं शुरू में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल लिए हैं। एंड सो ओमेगा इज यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। तो मेंशन कर लीजिए, इट इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड बोले, वेलोसिटी बोले, दोनों बोलते हैं लोग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, रोटेशन ऑफ कॉइल। अब ओमेगा इक्वल टू पढ़े हैं 2 पाई न्यू। फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला तो बिल्कुल जो आप एक बार देख चुके हैं ओमेगा का फॉर्मूला वही रहेगा। तो 2 पाई न्यू ओमेगा का फॉर्मूला हो गया। यहां से हम लोग न्यू इक्वल टू निकाल सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब ये जो न्यू है, व्हेयर न्यू का नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी या एसी वोल्टेज, दोनों बोल सकते हैं क्योंकि दोनों के लिए तो सेम ही है, ठीक है ना। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब ध्यान रखिएगा। और जो न्यू हो गया, न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज। अब न्यू क्या होगा, तो आगे हम लोग ग्राफ भी प्लॉट करेंगे एसी के लिए। तो देखेंगे जो एक चक्कर होता है कॉइल का, इतने टाइम में एसी का भी सीधा और उल्टा हाफ साइकिल, फिर हाफ साइकिल, सीधा हाफ साइकिल, उल्टा हाफ साइकिल, सीधा और उल्टा हाफ साइकिल, यानी कि 1 साइकिल एसी का होता है जितने समय में कॉइल हमारा एक रोटेशन करता है। एंड सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, और ये एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल भी है। तो फिर न्यू जो होगा ये भी कॉइल के रोटेशन का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एंड इसको डिफाइन कर देते हैं अब हम लोग, इट इज नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एसी, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एसी इन यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड। और बच्चों अपने इंडिया में, इन इंडिया जो हमारे घर में एसी सप्लाई है इसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ज, और वहीं यूएसए में, अमेरिका में 60 हर्ज पर रखा गया है एसी को। क्यों रखा है ये सब भी अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब रहा कि ये जो न्यू है, दिस न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, या कहिए रोटेशन ही लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल का मतलब क्या, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल पर सेकेंड। दिस इज नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल इन यूनिट टाइम। अब आइए टाइम पीरियड ऑफ एसी, टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करते आ रहे हैं,
ऑफ ए सी, तो जो ओमेगा का फॉर्मूला है पहले इसी को हम यूज कर रहे हैं। ए सी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कॉइल के रोटेशन का एंगुलर स्पीड 2 पाई बाई टी, हमेशा ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल टी लिख करके सॉल्व किया करेंगे। तो फिर यहां से t इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब ये जो t है जिसका नाम है टाइम पीरियड, अब देखिए कि ओमेगा से निकला। एंड सो जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल होते हैं, मतलब कि वन रोटेशन ऑफ कॉइल का टाइम, तो मेंशन कर दीजिए व्हेयर टी, पहले तो इसका एसी के लिए नेमिंग करेंगे, टी इज टाइम पीरियड ऑफ एसी, ये तो लिख चुके हैं हम लोग, तो इसको दोबारा से लिख लें, टी टाइम ऑफ वन साइकिल ऑफ एसी, वन साइकिल ऑफ एसी। ठीक है ना, साइन का ग्राफ ये आगे देखेंगे हम लोग। तो ये एसी का हाफ साइकिल, ये एसी का हाफ साइकिल, ये हो गया एसी का वन साइकिल। तो वन साइकिल का टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम ऑफ वन साइकिल ऑफ एसी, ये है टाइम पीरियड ऑफ एसी। फिर टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ वन रोटेशन ऑफ द कॉइल, कॉइल के वन रोटेशन का टाइम है हमारा ये टाइम पीरियड ऑफ एसी। तो चलिए बच्चों, हम लोग प्रोडक्शन ऑफ एसी देख लिए, फिर जो एसी में जो टर्म्स आते हैं वो देख लिए, एसी जनरेटर को देख लिए। एसी जनरेटर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जैसा कि मैंने कहा लिखने के लिए आप लोग इक्वेशन 3 तक ले आइएगा बोर्ड में। ठीक है, नहीं यदि आपको इच्छा हो तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी निकाल लीजिएगा। चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तो फिर अब हम लोग थोड़ी सी EMI में 1-2 टॉपिक और हमारा है, उसको हम लोग कर लेंगे, लेकिन आप लोग NCERT एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, नोटबुक देख देख करके आपको पूरा सॉल्व होगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।